जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं IBACIO 2024 एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करंट अफेयर का सेक्शन। ठीक है जी। तो यहां पर इस पर्टिकुलर सीरीज में 8 सेशंस होने जा रहे हैं, क्योंकि ये पेपर 8 शिफ्ट में हुआ था। तो हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, और ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस काफी डुएबल हैं अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर पढ़ा है। तो इसको लेकर दो तीन चीजें मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा हो कि करंट अफेयर के सेशन क्यों कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर के। 2024 के करंट अफेयर्स सितंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम होगा, नहीं तो अक्टूबर 2025 में हो जाएगा। तो हम मतलब लगभग 1.5-2 साल पहले के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं और करंट अफेयर्स के। देखो, दो तीन चीजें हैं इसमें। एक तो पैटर्न समझ आएगा आपको कि क्या पैटर्न है करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। करंट अफेयर के मंथली एक सीरीज लेकर आते हैं हम अपने चैनल पर ही, टीम निष्ठा पर, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस कवर करते हैं पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को। 100 से 120 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और इन क्वेश्चंस को देखने के बाद मैं आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली दैट ऑल द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम आवर सेशंस, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस हमने अपने सेशंस में कवर किए हैं। अच्छा, उन सेशंस को लेकर हमने एक मैराथन सेशन भी बनाया है, मतलब सारे सेशंस को क्लब कर दिया है। तो अगस्त 2024 से लेकर दिसंबर 2024, मतलब 5 महीने के करंट अफेयर्स का एक वीडियो, और जनवरी से लेकर जून 2025 तक का एक वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद का जुलाई अगस्त का भी वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। अच्छा, जो उस समय के करंट अफेयर्स हैं वो अब जनरल स्टडीज के क्वेश्चन बन चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जनरल स्टडीज से रिलेटेड भी हैं। और हमने जो रैंक पूछा है अलग अलग इंडेक्सेस में, जैसे 2023 में क्या रैंक था, तो हमने उसका 2024 में क्या रैंक आया है वो भी कवर कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपडेट भी किया है इस वीडियोस में, तो आपको वो अपडेशन भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये वीडियोस भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल, वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टीम निष्ठा। और ये है हमारा एनसीईआरटी क्विज का पोर्टल। अगर आपको एनसीईआरटी क्विज में ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, और कंसोलिडेट कैसे करना है, इवेल्युएशन कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, हमेशा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद लगता है कि यार पढ़ तो लिया, पर कितना समझ आया, कितना मैं रिटेन रख पाऊंगा पेपर तक, वो मैं नहीं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहा हूं। तो हेयर इज द सॉल्यूशन, ncrtquiz.com, जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस दिए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। ठीक है जी। चलिए, सो इसके अलावा टीम निष्ठा ऐप पर आपके अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपका रिकॉर्डेड सेशंस हैं प्लस लाइव डाउट सेशंस होंगे। सो CAPF AC 2026 के लिए सुदर्शन बैच है आपका, CDS 1 2026 के लिए सिंदूर बैच है, और उसके बाद आपका एक कंबाइंड बैच भी है। ठीक है जी, एक कंबाइंड बैच है जो है आपका लक्ष्य बैच। चलो शुरुआत करते हैं सेशन की। ये थी ब्रीफ जानकारी कोर्सेज के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन साउथ जोन चैंपियनशिप 2023। अब देखो, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो हॉकी इंडिया, सब जूनियर, फिर वुमेन, उसमें भी साउथ जोन चैंपियनशिप। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पर, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। सो इट वाज सेकंड एडिशन ऑफ सच काइंड ऑफ अ टूर्नामेंट। एंड इसमें इस इवेंट में हॉकी आंध्र प्रदेश ने जो है टॉप पोजीशन लिया हुआ 12 पॉइंट्स। हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु हैव सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन था इस तरीके के कंपटीशन का। ठीक है, इस तरीके के कंपटीशन का ये फर्स्ट एडिशन था, तो इसीलिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है जी। तो यहां पर आंसर क्या हो गया आपका 2 और 3। ठीक है जी, 2 और 3। सो हॉकी आंध्र प्रदेश डिड इंडीड विन द चैंपियनशिप विद 12 पॉइंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर डोमिनेंस इन द टूर्नामेंट। ठीक है, रनर अप कौन रहा? तमिलनाडु रहा। ये जो है फर्स्ट एडिशन था टूर्नामेंट का। ठीक है, तो ये होगी आपकी जानकारी। बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है। ये होता भी है कई बार, हम ऐसा कोई क्वेश्चन डालते हैं ना सीरीज में, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक, इतना स्पेसिफिक थोड़ी ना पूछा जाता है। तो हियर इज द एग्जांपल। ठीक है जी। फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट इन भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इज परफॉर्म्ड एट अ स्पीड ऑफ।
अब ये भी बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन था, ठीक है। फ्रंटल इफेक्ट बेसिकली गाड़ी टकराएगी तो एवरेज स्पीड कितनी है हाईवे पे, अगर टकराएगी तो मतलब उस स्पीड पे हम उस चीज को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। यहां पर है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, सो दैट इज एट अ स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। सो फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्ट अंडर भारत एनसीएपी कंडक्टेड एट 64 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 40 माइल्स पर आवर। इवेल्युएट अ व्हीकल स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड सेफ्टी सिस्टम, मतलब गाड़ी टकराने के बाद एयर बैग्स खुल रहे हैं नहीं खुल रहे, क्या उसका मतलब उसका इंपैक्ट क्या होगा बेसिकली, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल भी जाएंगी कि अलग अलग स्पीड पे एक दीवार है उसके साथ टकराया, ठीक है, एक डेमो टकराया गया, तो मतलब उस व्हीकल का क्या हालत हुई इस अलग अलग स्पीड पे, ठीक है। टिपिकली हेड ऑन कोलिजन सिनेरियो एंड क्यों किया गया है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ रियलिस्टिक हाईवे कोलिजन स्पीड इन इंडिया कंडीशंस और सफिशिएंट इंपैक्ट फोर्स टू प्रॉपर्ली असेस द सेफ्टी परफॉर्मेंस और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन है वाइल कंसीडरिंग इंडियाज स्पेसिफिक रोड कंडीशंस। और ये जो है दिस स्पीड गिव्स कंज्यूमर्स मीनिंगफुल डाटा, ठीक है, कि आप चूज कर पाएंगे सही से, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीस एग्रीमेंट साइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2023। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, आप देखो ये क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, एक पहली शिफ्ट का है जनवरी 17 2024, फर्स्ट शिफ्ट जनवरी 17 2024 का क्वेश्चन, और जिसमें दिसंबर 2023 की न्यूज पूछी हुई है। अच्छा, अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे आईबीएसीआईओ का जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट है उसके लगभग 40 से 50 दिन के बाद एग्जाम हो जाता है टीयर 1 का, ठीक है, जो पिछले 2 बार का एनालिसिस है। तो मतलब जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद उन्होंने पेपर सेट किया, उसके बाद बैठे बनाया पेपर जो भी है, और उस समय के करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे पूछते हैं सर कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है, किस समय का करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहां पे कह देना चाहता हूं इस एग्जाम के लिए आपको एग्जाम से हफ्ते पहले तक का भी आपको करंट अफेयर पढ़ना है। उसके लिए एक शॉर्ट तरीका है, हम रोज की 10 से 12 न्यूज कवर करते हैं, शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी, ठीक है। तो वो जो न्यूज होती हैं वो बहुत टू द पॉइंट, कंसाइज, ब्रीफ और शोरगुल से दूर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो न्यूज होती हैं, तो उनको भी आप पढ़ के जाएंगे, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलो तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपका डिस्प्यूट चल रहा है मणिपुर में, ठीक है। एक तरफ माइती कम्युनिटी है, देखो माइती कम्युनिटी मेनली जो प्लेन इलाका है इम्फाल और आसपास के इलाके में रहती है और मेनली हिंदुइज्म को फॉलो करती है, वेरी स्मॉल परसेंटेज फॉलो इस्लाम ऑल्सो बट मेनली हिंदुइज्म। और दूसरी तरफ है आपका कुकीज एंड नागास, ठीक है, कुकीज कुकीज एंड नागास, जो कि मेनली ट्राइबल हैं, पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं और मेनली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो इनका आपस में डिस्प्यूट है रिजर्वेशन को लेकर, और भी डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने ब्रीफली आपको इस डिस्प्यूट के बारे में बताया है। आगे चलते हैं। नेशनल रेवोल्यूशनरी फ्रंट मणिपुर जो है, जिसको पहले यूनाइटेड रेवोल्यूशनरी फ्रंट कहा जाता था, वो आपका बनी थी सितंबर 11 2021 में, और 25 लीडर जो हैं इस नेशनल रेवोल्यूशनरी फ्रंट मणिपुर के, उन्होंने यूएनएलएफ ज्वाइन किया था 22 दिसंबर 2023 को, ठीक है जी। तो ये न्यूज में सिर्फ आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 2011 में बनी थी, 2021 नहीं थी, इतना स्पेसिफिक पूछा गया है। और 25 लीडर्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया था यूएनएलएफ को 2 दिसंबर को, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा मैं भी पढ़ के हैरान था कि इतना स्पेसिफिक डेट तक जो है पूछा गया है। तो इसमें आंसर क्या है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पीस एग्रीमेंट वाज इंडीड साइंड बिटवीन द 3 पार्टीज। और ये जो नेशनल रेवोल्यूशनरी फ्रंट है, प्रीवियसली नोन एज यूनाइटेड रेवोल्यूशनरी फ्रंट, ये बना था आपका सितंबर 11 2011। तो 11 इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और 25 लीडर्स ने ज्वाइन किया, जो कि एक मैती अंडरग्राउंड आउटफिट है लेड बाय मेजर बाउचा along with the 25 weapons on 2 दिसंबर 2023 या 2023। तो कुल मिला के 2-3 चीजें यहां पर है, तो हमने क्वेश्चन तो डिस्कस किया ही, किस कब तक के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं आपको। मैं तो ये कहूंगा कि जब एग्जाम आएगा उससे हफ्ता 10 दिन पहले तक के आपके करंट अफेयर्स रेगुलरली अपडेट करने, बट डोंट रीड द होल न्यूज़पेपर,
ठीक है, उतना रेलेवेंट नहीं है। जो हम बिल्कुल 10 न्यूज और उसके मेन की पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं उतना मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि वो कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है और उसका ब्रीफ है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मित्र शक्ति, और it is a naval exercise. It is a joint exercise of India and Sri Lanka. The exercise was conducted from 16 to 29th of November 2023. It aims to foster understanding of each other's operational strategies and tactics. ठीक है जी, ओके। अब क्वेश्चन आसान है पर थोड़ा सा ट्रिकी है। अब मित्र शक्ति है, इसको याद रख लगते हैं। पहली बात तो ये नेवल एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, ये आर्मी की एक्सरसाइज है। इसको ऐसे याद रख लो कि मित्र, मित्र शब्द जो है बड़ा संस्कृताइज्ड वर्ड है। नॉर्थ इंडिया में हम ये वर्ड यूज करते हैं मित्र। तो मित्र नॉर्थ इंडिया लैंड एरिया है, तो लैंड एरिया पे कौन सी फोर्स होती है ना, जैसे जब पीओपी होती है, पासिंग आउट परेड होती है, तो उसमें होता है जल थल और नभ के रास्ते, जहां भेजा जाएगा जाऊंगा। तो जल थल और नभ, तो थल सेना, ठीक है, आर्मी, ठीक है। तो मित्र इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, जस्ट टू कीप दैट इन माइंड। सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड फ्रॉम 16 टू 29 नवंबर। तो कुल मिला के जो मैं आपको पॉइंट कह रहा हूं, देखो पिछला न्यूज 2 दिसंबर, तो उसी टाइम पीरियड की न्यूज को उठाया और क्वेश्चन डाल दिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये आपका सही है। और देखो जब भी एक्सरसाइज होती है ना दो देशों के बीच में, वो ये नहीं होता कि एक दूसरे के जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज हैं और टैक्टिक्स हैं वो बताए जाते हैं। स्ट्रेटजी नहीं बताई जाती कि हम क्या, अगर मान लो इंडिया और श्रीलंका आपस में एक्सरसाइज कर रहे हैं कि मान लो पाकिस्तान कल को अटैक करता है, तो या वहां से प्रॉक्सी वॉर, तो हम क्या, हमारे टैक्टिक्स होंगे। तो उस तरीके से तो हम अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज डेवल्ज कर रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका से पाकिस्तान को पता लग जाएगी। सो विल नॉट डू दैट। ये होती है इंटरऑपरेबिलिटी के लिए। इंटरऑपरेबिलिटी बेसिकली एक दूसरे को समझने के लिए कि कल को हम कोई एक्सरसाइज करें तो हम एक दूसरे को समझ सकें, उनकी फंक्शनिंग, ब्रॉडली फंक्शनिंग कैसी है, हमारी फंक्शनिंग कैसी है, हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सकें। वो कोई नेचुरल डिजास्टर्स को लेकर भी हो सकता है, ऑपरेशनल चीजों को भी लेकर हो सकता है, ठीक है जी, या कोई ऐसा हो सकता है एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो दोनों देशों के लिए खतरा है, तब कोई ऐसी चीज हो सकती है। मेनली वो रीजंस होते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये आपका गलत है, तो आंसर क्या हो गया आपका, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर सही है। ठीक है, सॉरी। सो इट इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड, ठीक है जी, दो नेबरिंग कंट्रीज। स्टेटमेंट थर्ड, सो मित्र शक्ति इज एक्चुअली एन आर्मी एक्सरसाइज, और सो एक्सरसाइज डज एनहांस ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग, बट ठीक है इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस अंडर यूएन मैंडेट, एनहांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी इन काउंटर इंसर्जेंसी सिनेरियोस। ओके, ओरोंदोई was launched by which of the following state? राजस्थान, मणिपुर, असम, झारखंड। ठीक है, तो अब देखो दो तीन चीजें होती हैं जब भी, मान लो, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पता है तो ही अटेम्प्ट करो, मैं तो ये कहूंगा अननेसेसरी गेस वर्क मत करो, बट स्टिल देखो जो शब्द है, जैसे रसगुल्ला है तो जैसे हम बंगाल साइड में जाते हैं रोशगुल्ला हो जाता है, अरुण को औरुण हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी शब्द है वो किस जगह का हो सकता है। पॉसिबली अगर आपको ये समझ आ गया तो इस तरीके का क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर है इसका असम। ठीक है, बेसिकली जिसमें महिलाओं को मंथली एक पैसा दिया जाता है, ठीक है, इनकम कह लीजिए, एक स्टाइपेंड कह लीजिए, ठीक है, जो अमाउंट दिया जाता है, जो अलग अलग, जैसे लाडली बहना योजना है मध्य प्रदेश में, आपका महाराष्ट्र में है, बहुत सारे जो राज्य सरकारें हैं ये पैसा देती हैं। सो अरुणोदय इज असम फ्लैगशिप वुमेन एम्पावरमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, जिसमें मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस है 1250 रुपए की टू वुमेन फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड फैमिलीज। सो स्पेसिफिक टारगेट्स फीमेल हेड हैं, एम है टू कवर 27 लाख फैमिलीज, और ठीक है जी, फंड्स जो हैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होंगे। असम का लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव है। अरुणोदय का जो मतलब है सनराइज, ठीक है, अरुण का अरुणोदय, दोई राइज, ठीक है, न्यू बिगिनिंग फॉर न्यू बेनिफिशियरीज। ठीक है, तो ये उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, अरुणोदय मतलब सनराइज। ओके, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीसीए चीफ इन जनवरी 2023? ठीक है जी, वैसे इसका जो क्वेश्चन आंसर है अब वो बदल चुका है। उस समय पर जो चीफ थे, अब देखो जनवरी 2023 में पूछा, ये पेपर हुआ है जनवरी 2024 में,
ठीक है जी। तो उस समय नए अपॉइंटमेंट हुई थी, तो ये था विक्रमदेव दत्त, ठीक है, विक्रमदेव दत्त। बट अब हमें आज के कंटेक्स्ट में देखना है तो क्या बदलाव हुआ है। जी हाँ, बदलाव हो गया है। जनवरी 2025 में नए डीजीसीए के चीफ आए हैं। तो यहां पर नए चीफ, हाँ ये रहे, ठीक है, नए चीफ जो है सीनियर आईएएस ऑफिसर फैज अहमद किदवई, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, 3 जनवरी 2025 को, ठीक है जी, 3 जनवरी 2025 को नए डीजीसीए के चीफ बने। तो जनवरी 2023 का पूछा था, अब अगर आपसे पूछा जाएगा तो हो सकता है जनवरी 2025 का पूछा जाए, ठीक है। तो आपने ये नाम याद अब ही रखना है, अब आपने ये नाम याद रखना है, ठीक है जी। ओके, सॉरी। Which city is recognized as a city of music by UNESCO's creative cities network? अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि यूनेस्को का, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये यूनेस्को का कोई भी इस तरीके से कोई लिटरेचर में या म्यूजिक में किस सिटी को ऐड किया गया इंडिया की, ये आपका डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसका आंसर है आपका ग्वालियर, ठीक है जी, ग्वालियर। सो डिजिग्नेशन इन 2023 बिकॉज ऑफ 500 रिच ओल्ड म्यूजिकल हेरिटेज, वो तानसेन की जो हम बात करते हैं, ठीक है, सो बिलोंगिंग टू दैट घराना, और लेजेंडरी म्यूजिशियन तानसेन, बैजू बावरा, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, ठीक है। तो ये है आपका ग्वालियर सिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसकी काफी ज्यादा चर्चा थी उस समय पर, खासकर वेस्टर्न यूपी वाले अगर इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो गिव मी अ थम्स अप, ड्रॉप अ मैसेज ऑल्सो। भाई साहब उनकी लाइफ बहुत आसान हो गया, खासकर मेरठ वालों की, ठीक है। ये जो दिल्ली से मेरठ पहुंचना होता था, मेरे को याद है 2011 की बात है, दिल्ली से मेरठ में मैं 4 घंटे में पहुंचा था। लिटरली आज 1 घंटे से कम में आप दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हो, ठीक है। तो वो ये थैंक्स टू दिस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, सो इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनॉग्रेटेड ऑन 20 अक्टूबर 2023। तो उस समय की न्यूज भी पढ़नी है, ठीक है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दिल्ली गाजियाबाद। सो दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर इज द फर्स्ट आरआरटीएस कॉरिडोर इन इंडिया। तो ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। अच्छा, अब इसके लिए और एक आपको अपडेट कर देता हूं। दिल्ली से सोनीपत, फिर पानीपत और फिर करनाल, ठीक है, दिल्ली से जो है करनाल की तरफ भी ये बनाने की मतलब प्रपोजल है, अभी अभी शुरू नहीं हुआ है, प्रपोजल है कि दिल्ली से करनाल। तो ये जैसे ये बना है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, वैसा ही वहां पर भी बनाने की बात चल रही है, ठीक है। तो वो एक प्रपोजल, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट, नहीं सॉरी, इनकरेक्ट पूछा है। देखो क्वेश्चन आसान है, यहां पर गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी मतलब गुगली, ठीक है, इसको क्रिकेट की भाषा में हम गुगली कहेंगे। नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स, तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, सारी करेक्ट है, ठीक है जी। सो इनॉग्रेटेड दिस 20 अक्टूबर को, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, चारों स्टेटमेंट सही है। व्हाट इज इंडिया रैंकिंग इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ठीक है, उस समय पर क्या परफॉर्मेंस मतलब रैंक था इंडिया का। अब हम यहां पर इस मतलब 2024 का भी रैंक देखेंगे, ठीक है, जो कि पूछा जा सकता है। 25 का आया नहीं अभी, तो 2024 25 का आएगा तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर 8वां रैंक था, पर अब 2024 में हो गया है 7वां रैंक, ये ध्यान रखना, 7वां रैंक, ठीक है। सो दिस इंडेक्स evaluates and compare climate protection performance of countries together account for more than 90% of the global, मतलब उन देशों का इवेल्युएशन किया जाता है जिनका मिलाकर 90% से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। तो उसमें इंडिया का रैंक पहले 8th था, 2024 में 7th हो गया है, ठीक है। दिस मार्क्स एन इंप्रूवमेंट फ्रॉम इट्स 8th प्लेस इन 2023 इंडेक्स। और ये है, अच्छा इफेक्टिवली देखें तो इंडिया का चौथा रैंक है। ओए ये क्या बात हुई भाई, एक तरफ चौथा रैंक है, एक तरफ 7वां रैंक है, कंफ्यूजिंग। बेसिकली टॉप 3 रैंक को उन्होंने खाली छोड़ा है, मतलब उन्होंने ये कहा है कि भाई कोई भी कंट्री उतना अच्छा नहीं कर रही जिनको हम टॉप 3 कंट्रीज कह सकें, ठीक है। मतलब वो स्टैंडर्ड ही सेट मतलब कोई अचीव नहीं कर पा रहा है कि किसी को हम कह सकेंगे टॉप का कंट्री है, ठीक है। सो इफेक्टिवली 4th रैंक है, बट अगर पूछा जाएगा तो चौथा, तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि इफेक्टिवली कौन सा रैंक है, ठीक है जी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, ठीक है जी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अगेन यहां पर हमारा सवाल याद करना ये नहीं है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 क्या था, हमें याद रखना है 2024 का डाटा, ठीक है। मैं सीधा उस पे आता हूं, ठीक है। देखो
ठीक है, पहले तो ये देख लो ये 40th है, पर 2024 में जो हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक था वो 39 था। ठीक है, तो एक एक रैंक उसमें भी बढ़ा, 8वें से 7वें पे आए। ठीक है, क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में इसमें भी आ गए हम एक रैंक आगे। सो अमंग द 133 इकोनॉमी सर्वेड। देखो इस एक्सरसाइज का मकसद यही है कि जो जो डाटा पूछा गया था उसका अपडेटेड वर्जन तो हम डिस्कस कर ही ले। ठीक है, द रैंकिंग सिग्निफाइज अ पॉजिटिव ट्रेंड, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली इंप्रूव्ड इट्स पोजीशन ओवर द इयर्स। ओके, इंडिया का रैंक था 81st इन 2015, सो जस्ट सी द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। सो 81 से हम 39 पे पहुंच गए। कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट मियावाकी प्लांटेशन मेथड। बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही अच्छा कह लीजिए ये मेथड माना जाता है। और इन दिसंबर 2023 in a bid boost forest cover in a bid to boost forest cover in the coal belt region of छत्तीसगढ़, कोल इंडिया जो लिमिटेड सब्सिडरी है, देखो दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड will undertake plantation under using the Miyawaki method for the first time in its operational areas। ठीक है जी, बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड ने जो कोयला खदान है, तो बहुत सीधा सीधा गाइडलाइंस हैं कि भाई अगर आप जंगल काटोगे तो उसकी जगह कंपनसेटरी जो है एफॉरेस्टेशन करोगे, जिसको कैंपा भी बोला जाता है, कैंपा कोला वाला कैंपा, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन मैनेजमेंट करके एक पूरा नाम है उसका। सो मियावाकी मेथड ऑफ प्लांटेशन वाज पायनियर्ड इन 1990s बाय स्पेनिश botanist and expert in plant ecology मिस्टर एकीरा मियावाकी। नाम से ये स्पेनिश लग नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे हो भी सकता है कि कोई जापान से स्पेन में जाके सेटल हो गया हो, अब वो स्पेनिश सिटीजन हो, बट दिस इज जापानीज। ठीक है, सो दिस इज जापानीज। तो पहली बात तो अगर आपको ये ध्यान में है, व्हेन आई वाज रीडिंग दिस क्वेश्चन, तो मैं तुरंत इस स्टेटमेंट को मेरे दिमाग में आ गया कि ये गलत है, क्योंकि ये स्पेनिश बॉटनिस्ट नहीं है। तो व्हेन आई लुक्ड एट द ऑप्शंस, तो मेरे को एक ही ऑप्शन मिला, क्योंकि अगर 2 गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन ही एक बचा। ठीक है, आंसर इज डी। चलो एनीवेज हम थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। यूनिक टेक्निक ऑफ प्लांटेशन इन्वॉल्व प्लांटिंग नेटिव ट्रीज, श्रब्स, ग्राउंड कवर प्लांट्स विद इन एवरी स्क्वायर मीटर। तो इसमें सीधा सीधा है फंडा। जैसे आजकल हम नर्सरीज देखते हैं ना, नर्सरीज में हम क्या देखते हैं कि पहले छोटा सा बीज लगाया, थोड़ा पौधा हो गया, फिर उस पौधे को लाकर जो है हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अपने जो भी गार्डन है, खेत है, उसमें लगाते हैं। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि किस तरीके से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको सबसे ज्यादा केयर शुरुआती समय में चाहिए होती है, उसको बचाना है, उसको बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत रेगुलर, बहुत कहते हैं ना ऑन आर्ली बेसिस, एवरी मिनट उसको ध्यान रखने की जरूरत है। बट एक सर्टन एज के बाद वो खुद ब खुद वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, सारे काम अपने खुद करने लगता है, बताने लगता है। तो यहां पर भी कुछ वैसी ही कहानी है। तो ये जो टेक्निक है, इसमें मतलब मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक से ये कहा जाता है कि जो प्लांटेशन ड्राइव है या जो ट्रीज की जो प्रोडक्टिविटी है वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से कहा जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी। सो कोल इंडिया इंप्लीमेंटेड दिस पर्टिकुलर टेक्निक। मियावाकी मेथड इन्वॉल्व्स प्लांटिंग 3 to 5 नेटिव सेपलिंग्स, और ये भी ध्यान रखा जाए कि वहीं की सेपलिंग्स लगाई जाए, मतलब वहीं के उस क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए पेड़ पौधे लगाए जाए कुल मिला के। और मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट दैट ग्रो 10 टाइम्स फास्टर देन द कन्वेंशनल प्लांटेशन। ठीक है, दैट इज द आइडिया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट एवर ब्रदर सिस्टर डुओ टू बिकम ग्रैंड मास्टर्स इन चेस। ये जोड़ी, मतलब भाई बहन की जोड़ी जो है बहुत फेमस हुई, और इसमें खैर चलो पद्मिनी राउत और परिमर्जन राउत, प्रिया गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, वनिका अग्रवाल, सूर्य अग्रवाल, वैशाली रमेश बाबू, प्रगनंदा। तो आंसर है आपका वैशाली रमेश बाबू एंड प्रगनंदा। और इन दोनों के कोच कौन है? इनके पिताजी। ठीक है जी, तो कहते हैं ना चेस इज इन द ब्लड। ओके, सो वैशाली born 2001, प्रगनंदा born 2005, मेड हिस्ट्री इन 2023। दोनों को ही ग्रैंड मास्टर टाइटल, जीएम टाइटल, उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसका एक मतलब एक स्टैंडर्ड है, एक क्राइटेरियाज हैं, आप फुलफिल करते हैं तब आपको वो ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिलता है। ओके, सो वैशाली अर्न दिस टाइटल इन December 23 एंड प्रगनंदा बिकम जीएम इन 2018। सो बोथ ट्रेन्ड अंडर द सेम कोच एंड ये है आपका। सो यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर एवर 2016 एंड तो ये आपका आइडिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, प्रोजेक्ट उद्भव क्या कहता है
राजनाथ सिंह जो जो आपका रक्षा मंत्री इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट उद्भव. दिस प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन October 2023. So it is an initiative by Indian Army to blend ancient wisdom with the modern military techniques for tackling current security challenges. मैं इसको सिंपल भाषा में बताता हूं आपको. एक शब्द हम कहते हैं ना कि भाई दाम साम दंड भेद, के ये चाणक्य नीति या चाणक्य नीति के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं. बेसिकली ये है कि हम मिलिट्री स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं. हमारी एक कितनी पुरानी विरासत है, एंशिएंट नॉलेज है मिलिट्री टैक्टिक्स को लेकर. तो क्यों ना हम उस समय की जो मिलिट्री टैक्टिक्स जो हमें पता है, जो हमारी नॉलेज अवेलेबल है, उसको आज की मिलिट्री टैक्टिक्स के साथ हम ब्लेंड करें. सो बेसिकली एंशिएंट नॉलेज को प्रेजेंट के साथ कैसे ब्लेंड कर सकते हैं, ये है आपका प्रोजेक्ट उद्भव. ठीक है जी. सो यहां पर आपका ये बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है. तो यहां पर आपका तीनों ही स्टेटमेंट सही है. ठीक है. सो इट सिंथेसाइज एंशिएंट विजडम विद कंटेम्प्रेरी मिलिट्री प्रैक्टिसेस फॉर्मिंग अ यूनिक एंड होलिस्टिक अप्रोच, ताकि हम मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस कर सके. भारतीय न्याय संहिता वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टू रिप्लेस. ठीक है. तो न्याय, ठीक है, न्याय किससे रिलेटेड है? पीनल कोड से, इंडियन पीनल कोड. ठीक है जी, इंडियन पीनल कोड. अब सवाल आता है कि इसके साथ साथ दो और हैं जो एक्ट नाम बदले गए हैं, जो थोड़ा हिंदी नाम रखे गए हैं और इनके सेक्शंस भी बदले. मतलब कुछ कुछ फंडामेंटली बहुत सारी चीजें सेम हैं, बट कुछ और कॉस्मेटिक चेंजेस भी किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नीड्स. सो 163-year-old इंडियन पीनल कोड ड्राफ्टेड बाय द ब्रिटिश, और जिसमें बहुत सारी चीजें, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रायोरिटाइजेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन. ठीक है. जो चेंजेस हुए हैं, life imprisonment for gang rape, remove sedition, replacing it with acts endangering the sovereignty. पहले ये होता था जो है, देखो, एक होता है राजद्रोह, एक होता है राष्ट्रद्रोह. ठीक है. तो राजद्रोह से नहीं है, बेसिकली वो एक्ट्स जो कि सॉवरेनिटी को, भारत की संप्रभुता को खतरा करते हैं. तो ऐसे चेंजेस किए गए हैं. कुल मिला के मैं सीधा ऑप्शन पे आता हूं, और ये ही भारतीय न्याय संहिता, लॉ रिप्लेसेस इंडियन पीनल कोड 1860. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक, ठीक है, सुरक्षा संहिता, सो सीआरपीसी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कह देते हैं, सीआरपीसी कह देते हैं, उसको रिप्लेस किया. और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य, इस चीज को लेकर क्या क्या साक्ष्य हैं आपके पास, एविडेंस क्या है. सो एविडेंस को कह लीजिए शुद्ध हिंदी में हम साक्ष्य, तो ये आपका एविडेंस एक्ट हो गया. सो इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक है. तो इससे याद रहेगा. न्याय पीनल कोड में, भाई देखो पीनल कोड में क्या है, पनिशमेंट दी रखी है कि पहले तो क्राइम डिफाइन किया गया कि चोरी क्या है, मर्डर क्या है. ठीक है. ये क्राइम, उसको लेकर कितनी सजा है, मोटा मोटा सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो. और फिर उसके बाद आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कि अगर कोई क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी हुआ तो उसको लेकर कोर्ट में क्या प्रोसीजर रहेगा. ठीक है. सो नागरिक सुरक्षा संहिता. ठीक है. तो ये 3 एक्ट हैं. अगर आईपीसी से रिलेटेड पूछा है तो बाकी भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए. ओके. मैच द चैटबॉट्स विद देयर पेरेंट कंपनीज. अब ये भी अच्छा अपडेटेड क्वेश्चन है. और क्यू, ओपन एआई, बार्ड, स्काई, चैट जीपीटी. अब देखो चैट जीपीटी तो बहुत ही फेमस हो गया है. चैट जीपीटी, ओपन एआई. ठीक है. सो डी का 1, तो डी का 1 है, तो ये 2 ऑप्शन गए आपके. इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है. ठीक है. सो बी का 3, सो बार्ड का गूगल. ठीक है. एस का ही है आपका इंडिगो का. ठीक है जी. और क्यू हो गया आपका अमेजन का. क्यों क्यों अमेजन कह रहा है क्यों कर रहे हो शॉपिंग हमसे, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है. सो 4-3-2-1, तो आंसर क्या हो गया आपका 4-3-2-1. ठीक है. सो क्यू डेवलप्ड बाय अमेजन, गूगल, सो इंडिगो एयरलाइन यूज कर रहा है, और चैट जीपीटी मतलब बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ इसका ही, इसलिए ये लिखा है कि नॉट अ वेरी फेमस. ओके. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट निसार. अब ये क्वेश्चन हमने बहुत, लगभग सारे क्वेश्चन हमने सेशंस में डिस्कस किए हुए हैं. पुराने सेशंस भी जाकर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है. अब ये भी हो सकता है आप सोचे कि मैं ऐसे क्लेम कर रहा हूं, तो दिस इज ओपन प्लेटफॉर्म, यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियोस. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नासा आई से इसरो, और सार होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार, बेसिकली छोटा एंटीना, और हर मूवमेंट पे वो इमेजेस कलेक्ट करता रहेगा. फिर उसका एक क्या बनाएगा, मर्ज करके जो है एक इमेज बना देगा. आपने मोबाइल फोन में कभी पेनोरमिक व्यू देखा है? पेनोरमिक व्यू होता है ना, बहुत बड़ा व्यू ले लेता है,
जैसे आप एक एंगल मतलब एक फोटो लोगे तो एक सर्टन जो है फोटो लेगा, एक फ्रेम लेगा, उसमें क्या होता है बहुत सारे फ्रेम ले लेता है साथ में और उसको मर्ज कर देता है। पैनोरामिक व्यू में आप ऐसे पूरा वीडियो मतलब फोटो लेते हो तो एक बड़ा सा फोटो बना देता है। कुछ वैसा वैसा समझने की कोशिश करो सिंथेटिक अपर्चर रडार को, ठीक है। सो इट इज अ माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भाई, ताकि हम टाइमली सारी चीजों को, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, ठीक है, जो भी नेचुरल कह लीजिए डिजास्टर्स हैं उनको पता लगा सकें। ज्वाइंट मिशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए, ठीक है जी। इट्स फुल फॉर्म इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इट इज टारगेटेड फॉर लॉन्च ऑन बोर्ड इंडिया जीएसएलवी, ठीक है। तो यहां पर आपका सारी ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। समझा दिया मैंने आपको कि क्या क्या चीजें हैं। ये क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। दिस इज प्योरली अ जनरल स्टडीज जीके बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये निसार जो है ये कोई अभी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पुराना है, मतलब ये पहले भी है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है जीके में भी पूछा जा सकता है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो ये है एज पर द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रमोशन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है जी। और ओके, सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू वन गुरु एंड मैक्सिमम ऑफ 18 शिष्यज इन द फील्ड ऑफ थिएटर। प्रोवाइडेड टू वन गुरु मैक्सिमम 15 शिष्यज इन द फील्ड ऑफ थिएटर। एक गुरु 10 शिष्य, एक गुरु 12 शिष्य। अब कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें प्योरली फैक्ट है। अगर आपको पता है तो ये कीजिए इस क्वेश्चन को। आंसर है आपका ए, ठीक है जी, या 1 कह लीजिए। सॉरी, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अच्छा, इसको भी समझ लो। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि 100% गवर्नमेंट फंडेड होता है, और एक होता है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होता है जो कि सेंटर और स्टेट्स मिलकर स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे क्या रेशो रहता है, वो रेशो डिपेंड करता है क्या स्कीम है, कहां की स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिली स्टेट्स हैं, तो बहुत बार आप देखेंगे 90-10 का रेशो है, बाकी स्टेट्स में 50-50 का, कहीं में किसी स्कीम में 60-40 का रेशो होता है। वो डिपेंड करता है, कोई फिक्स नहीं है वो। बट हाँ, उसमें ये है कि सेंटर स्टेट है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जब हम बात करते हैं तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है। ओके, बाय द नेम फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ गुरु शिष्य प्रोग्राम। और इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी एलिजिबल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि इंगेज हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में, जैसे कि म्यूजिक, डांस, थिएटर, फोक आर्ट, और इंपार्टिंग ट्रेनिंग टू आर्टिस्ट शिष्य बाय द रेस्पेक्टिव गुरु ऑन बेसिस विद द गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है जी। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में है ये। प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन स्टेट असेंबलीज एंड लोकसभा। अच्छा, इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो विधानसभा है, ठीक है। स्टेट असेंबली में भी इन्होंने लिख दिया स्टेट असेंबली, बट इट इज विधानसभा, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। It is related to 106th Constitutional Amendment Act of Indian Constitution. Yes, it is related to 106th Constitution. Through this act, reservation will be provided for the next 10 year, which can be extended in future. No, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। It is for 15 years. ठीक है, it is for 15 years. So this statement has become wrong. अगर ये गलत है तो ये गलत हो गया, आंसर ही एक बचा। सो आर्टिकल 330A इज इंसर्टेड थ्रू दिस अमेंडमेंट, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 to 4, ठीक है जी। चलिए, सेक्रेड ensembles of the Hoshalas which was declared as a UNESCO World Heritage Site in 2023 is located in। अब ये अगर आपको हिस्ट्री, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, और हिस्ट्री में हम विजयनगर एम्पायर पढ़ते हैं, विजयनगर एम्पायर हरिहर बुक का अगर आपने जीएस के सेशंस देख लिए हैं, हमने डिस्कस भी किया था। 1336 में विजयनगर एम्पायर की शुरुआत होती है, उसमें 4 डायनेस्टीज थी, संगम, सुलभा, तुलवा, अरुविदा डायनेस्टी। इससे पहले, विजयनगर एम्पायर से पहले वहां पर होता था होशालास, ठीक है, होशियालास। होशियालास का एक बड़ा स्पेसिफिक आपको बताता हूं। अगर आप उनके टेंपल का आर्किटेक्चर देखोगे तो जो बेस है टेंपल का, वो इस तरीके से ऐसे करके आपको देखने को मिलता है, ठीक है। स्टार शेप्ड पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है होशालास में। तो ये बड़ा स्पेसिफिक आपको होशाला आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। सो दैट इज इन द कर्नाटका, ठीक है। अगर आपको इतना ध्यान है कि होशियालास, दो इट इज अ करंट अफेयर क्वेश्चंस, बट इफ यू नो दैट कहां पर है होशियालास, तो आंसर इज मतलब क्लियर।
ये थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है जी। 3 मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स सदर्न इंडिया डेटिंग फ्रॉम 12th to 13th सेंचुरी। फिर जैसे मैंने आपको कहा 1336 में आ जाता है आपका विजयनगर एम्पायर। स्टाइल वाज क्रिएटेड थ्रू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी फीचर्स, ठीक है जी। हाइपर रियल स्टोन कार्विंग्स, इंटायर आर्किटेक्चर, देखो सर्कम्बुलेटरी प्लेटफॉर्म, ठीक है, लार्ज स्केल स्कल्पचर गैलरी, मल्टी टीयर्ड फ्रीज कल्चर्स यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो होशाला डायनेस्टी कहां से है? आपका कर्नाटका से। उससे रिलेटेड उसका जो जो उसके टेम्पल्स हैं, ठीक है, जो उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था। As of December 2023, which among the following schemes are related with the Ministry of Minority Affairs? कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो माइनॉरिटी अफेयर्स से रिलेटेड है? ठीक है जी। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम, प्रगति स्कॉलरशिप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। अब इसमें अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि भाई एक या दो ऑप्शंस ही हैं, तो आंसर है इसका 1, ठीक है, 1 ओनली, ठीक है। पहली स्कीम ही है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ट्रांसलेट्स टू प्राइम मिनिस्टर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया फोकस्ड ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट करना जहां पर सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। बाकी स्कीम्स की बात करें तो जो सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम है माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत नहीं है, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है उसको? AICTE, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के तहत। इसमें है जो डिफरेंटली एबल्ड, जिनको हम दिव्यांगजन कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है प्रगति स्कॉलरशिप। सो प्रगति स्कॉलरशिप भी आपका माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत नहीं है, इंप्लीमेंटेड बाय AICTE और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें किसको सपोर्ट करना है? गर्ल स्टूडेंट्स को, तो सपोर्ट गर्ल स्टूडेंट्स परसुइंग टेक्निकल एजुकेशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है जी, एंड इंप्लीमेंटेड बाय जॉइंट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, प्रमोट सर्वाइवल प्रोटेक्शन एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका स्कीम्स। बाकी तीनों स्कीम्स भी हमने देख ली। तो ये आपका AICTE, ABAICTE और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है जी। तो यहां पर आज का ये छोटा सा सेशन समाप्त होता है। आई होप ये जो करंट अफेयर्स का वीडियो था, इट वॉज नॉट जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ 2024, it is all about discussing the present day current affairs also. So I hope you got my point कि मैंने इन सेशंस को कैसे प्लान किया है और ये सेशंस आपको हेल्प कर रहे होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद।